हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा आपको अपने साथ घटा कोई इंसिडेंट मुझे बताना हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अभय है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ में घटी 3 बिल्कुल सच्ची घटनाएं बताने जा रहा हूँ। बात करूँ फर्स्ट इंसिडेंट की, तो ये जिस जगह के बारे में बात है मैं आपको उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं बता सकता। ये बात 2013 की है। तब पढ़ाई के सिलसिले में मैं बाहर गया हुआ था और रेंट पर रहने के लिए घर ढूंढ रहा था। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक घर मिल गया। घर काफ़ी बड़ा था और हैरानी की बात ये थी कि घर का किराया उस घर के हिसाब से काफ़ी कम था। हम लोगों को वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और हम भाई बहन वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अजीब बात बस यही थी कि जब हम वहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे उस टाइम पर उस कॉलोनी में रहने वाले बाकी लोग हम लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे, मानो हम लोग कोई गलती कर रहे हो। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद इंसिडेंट्स वहाँ रहने के एक ही दिन के बाद शुरू हो गए थे। हम लोग जब घर की थोड़ी सफाई वगैरह कर रहे थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब सामान मिला वहाँ से, जिनमें सबसे अजीब थी एक गुड़िया। वो गुड़िया एक काले कपड़े में लिपटी हुई थी जिसे हमने बाद में फेंक दिया था। उस गुड़िया के जैसे ही एक तस्वीर आपको भी स्क्रीन पर दिख रही होगी। वो गुड़िया भी ठीक इसी प्रकार की थी। काम वगैरह करने के बाद हमने खाना खा लिया और उसके बाद सोने के लिए जाने लगे। बट तब वहाँ पर पहली ही रात में मेरे साथ जो हुआ वो सोचकर आज ही मैं डर जाता हूँ। उस घर में 4 काफ़ी बड़े कमरे थे, बट स्टिल हम लोग एक कमरे में सोए हुए थे। रात के लगभग यही कोई 3 बजे के आसपास में मेरी आंख खुली थी और आंख खुलने का कारण था एक आवाज़। ऐसा लगा कि हमारे रूम का दरवाज़ा मानो खुल रहा हो, और जब मैंने आंखें खोलकर ध्यान से देखा तो वाकई में दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे लगा कि शायद हवा के कारण ये दरवाज़ा खुला होगा, बट मैं गलत था। जैसे ही मैं ध्यान से देखने लगा तब एक काला साया मुझे अपनी आंखों के सामने रूम के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखने के बाद मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे हाथ पांव वहीं सुन्न हो गए और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। कुछ देर तक मैं ऐसे ही रहा, उसके बाद वो साया मेरे सामने ही गायब हो गया। रात में ही एक और घटना हुई। मेरी बहन जो कि सो रही थी, एकदम से ऐसा फील हुआ कि मानो वो बेड एकदम से हिलने लगा हो, और कुछ देर के बाद उन्हें ऐसा भी फील हुआ कि वो बेड मानो हवा में उड़ रहा हो। उन्होंने मुझे बताया और मुझे उठाया भी, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा डरावनी और अजीब सी चीज़ तो बाद में हुई, जब एकदम से ही सोते हुए वो नीचे ज़मीन पर गिर गए बेड से, और उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें धक्का दिया। उस टाइम पर उन्हें खिड़की पर 2 हाथ दिखाई दिए जो कि उस कमरे की ओर इशारा कर रहे थे, जो कि उस घर में सबसे आखिर में था। पहली ही रात में हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि हम काफ़ी डर गए थे। अगले दिन हमने उस घर के बारे में वहाँ रहने वाले लोगों से पूछा, और तब हमें पता लगा कि उस घर में पहले 7 लड़के रहा करते थे। वहाँ पर उनके घरेलू काम करने के लिए एक मेड आती थी, बट वो लड़के उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन उन्होंने उसके साथ गलत काम करा और उसको मार के उसकी बॉडी को डंप कर दिया। उसके बाद अगले ही दिन वो सब कहीं भाग गए, पता नहीं कैसे, बट उस मेड के किसी रिश्तेदार को इस बारे में न जाने कैसे पता चल गया था, और कहते हैं कि उसी ने उस घर में आकर कुछ काला जादू कर दिया था, जिसके बाद से कभी भी वहाँ पर कोई रहने वाला टिक नहीं पाया, और उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं वहाँ पर होती। अगली घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 27 अप्रैल 2022 की है। उस दिन मेरी नानी की डेथ हो गई थी। उनकी मौत 98 साल की उम्र में हुई थी। उनका अंतिम संस्कार सब कुछ विधि विधान से हुआ,
और पूरा दिन इन्हीं सब कामों में बीत गया। रात में जब घर लौटे तो देखा कि लाइट नहीं आ रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए घर से बाहर निकल गए ये सोच के कि थोड़ा टहल लेते हैं। तब हमारा मन हुआ कि हम एक काम करते हैं, आम के बाग में खाट बिछाकर वहीं पर सो जाते हैं। यही सोचकर अपना बिस्तर वगैरह लेकर हम लोग आम के बगीचे में जाने लगे। वहाँ पर हम 3 लोग थे, मैं, मेरे मामा और गांव का ही एक और लड़का। जब हम वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे तब अचानक से रास्ते में हमें एक परछाई दिखाई दी। बस अजीब बात ये थी, ये एक सफ़ेद परछाई थी। जब हम उसके थोड़ा करीब गए तो हमने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारी नानी थी। हम सब लोग देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे उन्हें, बट वो जो लड़का था वहाँ पर वो बहुत बहादुर था। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो उनके बिल्कुल पास गया, वो परछाई हमारी आंखों के सामने ही एक सांप में बदल गई और तेजी से कहीं गायब हो गई। हमें नहीं पता वो क्या था। हम लोग सीधा अपने घर आ गए और वहीं गर्मी में ही सोए। ये तीसरी घटना साल 2016 की है, जब मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर गया हुआ था। पिछली घटना में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर लाइट का इशू रहता था, इसीलिए हमने तब भी बगीचे में सोने का ही प्लान बनाया था। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मेरे मामा का गांव दुधवा टाइगर रिजर्व से पास में है और नेपाल बॉर्डर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए वहाँ पर तेंदुए और भेड़िया वगैरह का आना ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। रात होने के बाद बिस्तर वगैरह लेकर हम बगीचे की तरफ जाने लगे। वो बगीचा घर से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर होगा। वो रात भी अमावस की थी। वहाँ पर बाहर सोने के लिए हमारी नानी ने हमें काफ़ी बार मना किया, बट हमने उनकी बात नहीं मानी। हमारी जिद को देखते हुए उन्होंने हमें जाने की परमिशन दे दी, बट उन्होंने सोने से पहले मेरे हाथ में थोड़ा सरसों दे दिया था। हम लोग वहाँ पर पहुँचे और चारपाई डालकर लेट गए। बात करते करते ही कब आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला और आंख हमारी सीधा खुली सुबह के 3 बजे। आंख खुलने का कारण था एक चीख। मैंने उठ के देखा तो सामने से कोई चीखता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा था। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ध्यान से देखने पर पता लगा वो एक औरत थी जो कि दौड़ते हुए हमारे पास आ रही थी। चीखते चीखते वो लगातार आगे बढ़ रही थी और हमसे कुछ दूरी पर आकर वो वहीं रुक गई। वो थोड़ा दूर से ही बोली, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। पता नहीं क्यों, पर उसकी बातों ने एक तरीके से मुझे अपने सम्मोहन में कर लिया था। मैंने अपने पास रखी पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई और उसी दौरान मेरी नज़र उसके पैरों पर गई और इस देखते ही मेरे होश वापस आ गए कि उसके पैर उल्टे हैं। मेरी हालत ऐसे हो गई थी कि मानो काटो तो खून भी ना निकले। मैंने मुंह उठाकर उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा अब बेहद भयानक हो गया था और वो एकदम बदली आवाज़ में बोली, अब तेरा कलेजा खाऊंगी आज। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और उसका चेहरा बहुत भयानक था। इस दौरान ही मेरे मामा का लड़का भी उठ गया था, बट जैसे ही उसने उस चुड़ैल को देखा वो वापस से बेहोश हो गया। वो चुड़ैल लगातार मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, इतनी गंदी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तब मेरी नज़र साइड में पड़े एक लोहे की रॉड पर गई। मैंने जैसे तैसे अपनी हिम्मत को इकट्ठा करा और एक झटके में मैंने उस रॉड को उठा लिया और उस चुड़ैल पर वार कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और तब मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मौके का फ़ायदा उठाकर मैं वहाँ से भागा नहीं और वहीं खड़ा रहा। तब एकदम से ही उस चुड़ैल का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आप मानेंगे नहीं, उसने एकदम से मुझे उठाया और मुझे उठाकर ज़मीन पर तेज़ी से पटक दिया। उसके बाद मेरे सीने पर आकर बैठ गई और बड़ी भयानक तरीके से हंसने लगी, आज मरेगा तू। अब उसने अपना मुंह खोला और जैसे ही उसने अपनी जीभ मेरी छाती के पास को लगाई, एकदम से ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी मानो उसके शरीर में आग लग गई हो। कुछ ही सेकंड में वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। तब मैंने अपनी छाती पर हाथ लगाकर देखा तो वहाँ पर शिवजी का एक लॉकेट था। इसके अलावा मेरे गले के पास में थोड़ा भभूत भी लग रहा था, जो कि शायद मेरी नानी ने मेरे सोने के बाद मेरे को लगाया था। इस घटना के बाद 3 दिन तक मुझे लगातार बुखार रहा। हमारे घर पे पुजारी आए और उन्होंने पूजा वगैरह करी। उसके बाद जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई, बट इस घटना ने एक डर मेरे अंदर हमेशा हमेशा के लिए बिठा कर रख दिया।
ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से लगभग 4 साल पहले की है। उस टाइम पर यह घटना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी हमारे शहर में। कुछ कारणों से मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता, बस इतना बताता हूँ कि मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से सुनाया है। कुछ लोग इसका कुछ डरावना मतलब निकालते हैं तो कुछ लोग अपने ही हिसाब से। आप इसको किस तरीके से समझते हो ये मुझे इस घटना को जानने के बाद ज़रूर बताइएगा। तो ये घटना थी निकिता, जिसका नाम निक्कू था, इस लड़की की। निक्कू शहर में अकेले अपने कंपनी के द्वारा अलॉट करे हुए अपार्टमेंट में अकेले रहा करती थी। वीकेंड्स पर उसे शॉपिंग करने के लिए पास ही के मॉल में जाना बहुत ही पसंद था। अब चूंकि उसे शॉपिंग का शौक था इसीलिए वो अच्छा खासा सामान ले लेती थी और इसी कारण वो एस्केलेटर कम और एलिवेटर ज़्यादा यूज़ करती थी। अब जब वो एलिवेटर के पास पहुंची तो उसने देखा कि लिफ्ट बस जाने ही वाली थी। अक्सर तो वो पूरी भरी रहती थी, पर आज उसमें एक जने की खड़े होने की जगह उसे दिखाई दे रही थी। इसीलिए अंदर शायद लिफ्ट में जो लोग खड़े थे उन्होंने निक्कू को अंदर आने के लिए कहा। इसके बाद जैसे ही एक औरत ने निक्कू को अंदर आने के लिए कहा, निक्कू एकदम से चौंक गई और वहीं पर खड़ी रह गई, क्योंकि उसे एक डेजा वू वाली फीलिंग आ रही थी। यानी कोई ऐसी फीलिंग कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सब पहले भी हो चुका है। अक्सर आप और हम भी इस फिनोमिना को फील कर चुके हैं। अब निक्कू खड़ी खड़ी यही सोच रही थी कि ये उसके माइंड में एकदम से क्या आया। वो अब तक अंदर गई नहीं थी कि तभी उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसे थोड़ा साइड को धक्का दिया और वो सीधा जाके लिफ्ट के अंदर चली गई। वो एक औरत थी जो कि शायद काफी जल्दी में लग रही थी, थोड़ी परेशान सी, जैसे कि उसकी आखिरी ट्रेन छूटने वाली हो। और जैसे ही वो लड़की एलिवेटर के अंदर गई लिफ्ट पूरी तरह से फुल हो गई थी। निक्कू लिफ्ट के बाहर ही ये देखती रही और एलिवेटर का दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे जाने लगी। तभी अचानक से ऐसा लगने लगा मानो कि लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम थी और एक अजीब सी आवाज कुछ टेक्निकल मेल फंक्शन की वहां पर आने लगी और ये आवाज निक्कू ने भी सुनी। निक्कू अभी तक यही सोचने की कोशिश कर रही थी कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है, और अभी उसे एकदम से काफी बुरी सी फीलिंग आने लगी, मानो ऐसी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी एकदम से उसके माइंड में सारी बात एकदम से आ गई। उसको वो सपना याद आ गया जो उसने ठीक आज से 2 दिन पहले देखा था। दरअसल उसका घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, उसका घर भी एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में था, इसलिए वहां पर भी एलिवेटर्स थे। निक्कू पास ही की एक कंपनी में एज ए सेक्रेटरी जॉब करती थी। देर रात में निक्कू सोई हुई थी और जब वो सो रही थी तो उसने वो सपना देखा। ये सपना इतना असली लग रहा था कि उसने एक आवाज सुनी कि कोई उसे बुला रहा है। निक्कू ने पाया कि वो अभी अपने कमरे में ही है, पर नीचे से कोई है जो कि काफी तेज तेज हॉर्न मार रहा है और उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कह रहा है। निक्कू अपने कमरे की खिड़की के पास गई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक छोटी वाली ट्रैवलर साइज की बस खड़ी हुई है। निक्कू बाहर ये देखकर कंफ्यूज हो गई कि इस समय पर, रात के इस समय पर वो गाड़ी उसके घर के बाहर क्यों खड़ी हुई है। पर उसने देखा कि वो बस लगभग स्टार्ट हो चुकी थी और बस ऐसा लग रहा था कि वो निकलने ही वाली थी। इसके अलावा उसने देखा कि बस के अंदर जो लोग बैठे थे वो बार बार उसे बुला रहे थे, पर उसे ये नहीं पता था कि वो आखिर कहां जाने के लिए ऐसा कर रहे थे। निक्कू समझ नहीं पा रही थी कि वहां पर हो क्या रहा है। वो सोच ही रही थी और बार बार उसे बाहर से आवाज आ रही थी, जल्दी आओ, अंदर बस एक आदमी की जगह है, ये आखिरी सीट है। और ऐसा लग रहा था कि मानो उस गाड़ी में सभी लोग एक अलग ही तरह की जल्दी में हों। वो बस निक्कू को अंदर बुलाने के लिए फोर्स कर रहे थे।
उस गाड़ी में लाइट काफी डिम थी और उसे किसी का भी चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, बस परछाइयां दिख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारी परछाइयां उसे उस खिड़की से देख रही हों। सपने में निक्कू ऐसा महसूस कर रही थी कि वो किसी चीज को ढूंढ रही है और उसने जवाब भी यही दिया कि वो बस आ रही है। और आखिरकार हुआ ये, निक्कू अपना सारा सामान लेकर ठीक से तैयार होकर अपार्टमेंट से नीचे गई और उसके बाद वो गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ने लगी। गाड़ी में एक औरत बैठी थी जो कि शायद सोच रही थी कि अगर निक्कू नहीं बैठ पाई और वो गाड़ी पहले ही चल गई तो क्या होगा। पर उसे इस समय पर किसी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसके पीछे से आई थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे भी अंदर आना है। उसने देखा कि वो औरत भागते हुए आई और इससे पहले कि निक्कू गाड़ी तक पहुंच पाती वो गाड़ी के अंदर बैठ गई और जो उस गाड़ी में आखिरी सीट बची हुई थी जो कि निक्कू की होने वाली थी वो उस पर बैठ गई और उसके बाद वो गाड़ी एकदम से आगे बढ़ गई। निक्कू को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ चीज खो चुकी है और उसने पता नहीं क्यों उस कार के पीछे जाना चाहा और वो देखने की कोशिश करने लगी कि वो कार आखिर कहाँ जा रही है। पर जब उसने उस कार को ध्यान से देखा थोड़ा करीब जाकर तो वो चक्कर खाकर वहीं गिर गई। उसने देखा कार के अंदर जितने भी लोग बैठे थे उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं था। उन सभी ने एक साथ अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई और उसे देखकर अजीब ढंग से शैतानी ढंग से मुस्कुराने लगे। उसने देखा कि वो 8 लोग थे और सभी के सभी खून में सने हुए। कुछ के चेहरे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, कुछ की तो आंखों के कंचे भी बाहर को गिर गए थे। वो लोग जानते थे कि निक्कू उन्हें देख रही है और वो भी उसे ही घूर रहे थे। जैसे ही निक्कू ने ये सब देखा वो इस बुरे सपने को देखकर फौरन जागी। अब जब निक्कू मॉल में खड़े खड़े इस सपने के बारे में सोच रही थी तो उसे लगा कि ये तो काफी ज्यादा असली है। उसके सपने का वो बस वाला सीन और ये एलिवेटर वाला जो इंसिडेंट इसके साथ अभी अभी हुआ वो बिल्कुल सेम था, लगभग सेम। वो भी ये बात सोच ही रही थी कि अचानक से लिफ्ट से काफी तेज आवाज आई और काफी तेज चीख उसे सुनाई दी और उसके बाद एक काफी तेज आवाज आई, इतनी तेज कि शायद वो आवाज मॉल में हर एक इंसान ने सुनी होगी, मानो कोई बम फट गया हो। सब लोग काफी चिल्लाने लगे और मॉल में अफरा तफरी मच गई। निक्कू को फाइनली इस बात का यकीन हो गया कि जो उसने सपना देखा था वो रियलिटी के ऊपर कोलैप्स हो गया है। वो लगभग समझ गई थी कि इस जगह पर क्या हुआ है और वो जानती थी कि उस लिफ्ट का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। निक्कू थोड़ी देर तक तो बस खड़ी रही और जब वो पैनिक करी तो भागकर वो हॉलवे में गई और नीचे देखने लगी, 6ठे माले से नीचे। उसने देखा नीचे कई सारे लोग एक जगह पर आकर भीड़ बना चुके हैं और सब लोग एलिवेटर के पास जा रहे हैं। इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगी जब वहां पर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस आ गई। लिफ्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और जैसे तैसे जब लिफ्ट का दरवाजा खोला गया तो अंदर देखा गया कि अंदर लोगों का मांस और खून बस एक साथ मिक्स होकर पड़े हुए हैं और लोगों के अंग इधर उधर दीवारों पर लिफ्ट की चिपके पड़े हैं। लिफ्ट के अंदर काफी ज्यादा खौफनाक मंजर था और लोगों की लाशें बिल्कुल उसी तरीके की थी जैसे कि निक्कू ने अपने सपने में देखा था। ये देखकर निक्कू के होश उड़ गए। जब से उसने ये चीज देखी वो चुपचाप अपने घर आ गई और उसके बाद से काफी समय तक ना तो वो दोबारा मॉल में गई और उसने काफी समय तक लिफ्ट का यूज भी नहीं करा। जैसे जैसे ये बातें फैली सभी लोग हैरानी में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ कहते हैं कि निक्कू झूठ बोल रही है तो कुछ कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है और ये एक काफी ज्यादा खौफनाक घटना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट्स के जरिए बताएं। अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। ये घटना जिन्होंने बताई है आइए अब इसे उन्हीं के शब्दों में जानते हैं।
मेरा नाम मनीष है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 6 साल पुरानी है और ये हमारे गांव में सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी है। दरअसल उस समय पर हमारा गांव, जो कि एक पहाड़ के नज़दीक है जिसमें कि एक घना जंगल है, वहाँ पर उस साल में एक पार्क रेंजर को अलॉट किया गया था। उसका काम सिंपल था, बस सुबह और शाम को वहाँ पर पूरे जंगल में एक बार चक्कर मारना और उसके बाद वापस अपने शेल्टर में जाके बैठ जाना। उसका असली नाम तो कुछ और था, पर सब गांव वाले उसे चिंटू कहकर बुलाते थे। उसकी सैलरी भी अच्छी थी, इसीलिए अपने गांव को छोड़कर वो इस गांव में इस काम को करने के लिए आया था। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। चिंटू शाम के समय जंगल में चक्कर लगाने के लिए गया, पर वो रात में वापस आया ही नहीं। अब क्योंकि वो लगभग 3 महीने ऑलरेडी जॉब कर चुका था, इसलिए हमारे गांव में उसके बहुत ज़्यादा जान पहचान वाले बन गए थे। और जब उन लोगों ने इस बात को देखा कि उसका शेल्टर खाली है, तो वो लोग थोड़ा परेशान होने लगे। अगले दिन सुबह सुबह ही सब लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। चिंटू को सब लोग ढूंढते रहे और वो मिला दोपहर के बाद। पर जिस जगह पर वो मिला था वो जगह कुछ अजीब थी। दरअसल वो एक पुराना पुण्य स्थान था जहां पर गांव के कई लोग आकर पूजा भी करते थे कभी कभी। एक और अजीब बात यह थी कि जिस समय चिंटू को गांव वालों ने ढूंढा वो बेहोशी की हालत में था। उन लोगों ने काफी कोशिश करी, पानी का इस्तेमाल किया, तब जाकर उसे होश आया। और जब सब लोगों ने देखा कि वो ठीक है तो सबने राहत की सांस ली। हालांकि उठने के बाद चिंटू काफी कमजोर लग रहा था और सब लोगों को काफी कंफ्यूज तरीके से देख रहा था। वो काफी ज्यादा चौंका हुआ था जो उसके साथ हुआ है इस बात से। कुछ देर तक वो ऐसे नॉर्मली बात करता रहा और मानो उसे एकदम से वो चीज याद आई और उसने सबसे पूछा, हरीश कहाँ है? हरीश। सबसे पहले तो चिंटू की बात सुनकर सब लोग हैरान से हुए, लेकिन जब चिंटू ने अपने साथ हुई घटना के बारे में उन लोगों को बताया, सभी लोग एकदम से डर गए और सब लोग इस तरीके से रिएक्ट करने लगे जैसे कोई बहुत ही ज्यादा अजीब चीज हो गई हो। वो लोग सोचने लगे कि वो जो बोल रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसकी पूरी बात को सुनने के बाद गांव वाले सब समझ गए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। चिंटू के अंदर एक आदत थी कि वो अपने काम को काफी ज्यादा लगन से करता था। वो हमेशा ही डेली सुबह और शाम को पूरे जंगल वाले एरिया का राउंड मार के आता था और उसके बाद ही खाना खाता था। बीती रात भी वो ऐसा ही कर रहा था। वो जंगल में अंधेरा होने के बाद घूम रहा था और देख रहा था कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। लेकिन एक बात और थी, उसको एक बुरी आदत थी सिगरेट पीने की। पर उसूलों का वो पक्का था, काम के समय काम ही करता था। तो जब उसने अपने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया तो एक जगह देखकर वो उस जगह पर जाकर बैठ गया और उसके बाद उसने अपने जेब से लाइटर और सिगरेट निकाला जो उसने घर से चलते वक्त बीच में रास्ते में पड़ी दुकान से लिया था। और उसके बाद उसने उस सिगरेट को जला लिया और कश लेने लगा। उसी समय पर उसे महसूस हुआ कि उसे टॉयलेट करना है और इसीलिए वो साइड में एक झाड़ी के पास चला गया और अपना काम करने लगा। उसी समय उसे एकदम से ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से जा रहा है, यानी कि गुजर रहा है। और जैसे ही चिंटू ने अपनी गर्दन घुमाई, उसने देखा कि एक आदमी जिसका उसे बस साया दिख रहा था वो जंगल के अंदर कहीं जा रहा था। पहले तो समझ नहीं आया कि इस समय पर कौन यहाँ पर आया है। उसने तेजी से चिल्लाकर पूछा कि कौन है और वो इस समय यहाँ पर क्या करने आया है। उस आदमी ने उसकी बात सुनी और वो रुक गया और उसके बाद उसने अपनी गर्दन घुमाई और चिंटू को देखने लगा। अंधेरा हो रहा था इसलिए उसे साफ साफ उसका चेहरा तो नहीं दिख पाया,
पर उसने उसका आधा चेहरा देखकर ही पहचान लिया कि ये और कोई नहीं बल्कि हरीश था, जो कि इस गांव में उसका काफी समय से अच्छा दोस्त रहा है। यहाँ तक कि उसकी इस जगह पर जॉब लगवाने में भी उसका अच्छा खासा हाथ था। पर ये किसने सोचा था कि उसका पक्का दोस्त हरीश उसे इस जगह पर देखकर पहचानेगा भी नहीं और सीधा आगे बढ़ने लगेगा। उसने बस उसके चेहरे को देखा और वापस से घूमा और आगे बढ़ने लगा। अपने दोस्त को इस तरह से इग्नोर करता पाकर चिंटू को काफी अजीब लगा। वो समझ नहीं पाया कि आखिर उसे क्या परेशानी है और इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगा, अपनी बेल्ट को एडजस्ट करता हुआ। लेकिन कोई फायदा नहीं कि वो उसके कितना पीछे जाए और कितना उससे पर चिल्लाए, उसे बुलाए, पर वो बस उसकी बात को इग्नोर कर रहा था और आगे बढ़े जा रहा था। उसका सिर नीचे को झुका हुआ था और वो ऐसे चल रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई या दिखाई दे ही ना रहा हो। सबसे अजीब बात तो ये थी कि भले ही वो हरीश काफी धीमी स्पीड पर चल रहा था और चिंटू तेजी से जा रहा था, पर वो उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। उन दोनों के बीच की दूरी मानो बस एक बराबर आकर रुक गई थी और ये ऐसे ही चली जा रही थी। चिंटू ने देखा चलते चलते वो लोग पहाड़ के लगभग ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं और तब उसने देखा कि आसपास कुछ धुंध जैसा इकट्ठा हो रहा है और इस समय पर हरीश, जो कि कब से उसके सामने चल रहा था, वो रुक गया। उस समय पर उसने देखा कि हरीश पीछे को घूमा और उसने हाथ से मानो ऐसा इशारा किया कि वो अब रुक जाए। लेकिन एक और अजीब बात यह थी कि उसके हाथ काफी धीरे धीरे हिल रहे थे और ये उसे काफी अजीब लग रहा था। वो जोर से उसे बोलने लगा कि तुम किस तरह का बर्ताव कर रहे हो। तब एकदम से उसके आसपास की धुंध धीरे धीरे कुछ कम सी होने लगी और उस टाइम पर उसने देखा कि जिस जगह पर हरीश खड़ा है उसके पीछे एक पुण्य स्थान है। उसने देखा हरीश एकदम से उसकी तरफ मुड़ा और उसे अपने हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे वो उससे विदा ले रहा हो और उसके बाद वो उस पुण्य स्थान के अंदर चला गया और देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो गया। पहले तो चिंटू को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, पर अब उसे इतना समझ में आ चुका था कि चीजें उतनी सीधी नहीं है जितना कि उसे लग रहा था और वो फौरन ही उस पुण्य स्थान के अंदर आया और अंदर आकर उसने देखा कि उसके सामने बस एक मूर्ति थी और आसपास इतनी जगह भी नहीं थी कि एक जिंदा आदमी कहीं गायब हो जाए। अब चिंटू ने बताया कि उस जगह पर जाने के बाद एकदम से ही उसके हाथ पांव धीरे धीरे कांपने लगे और जब उसने अब उस मूर्ति की तरफ देखा तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगा और ऐसा लगने लगा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद उसने बताया कि उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। अब वो एक बार फिर से हरीश को आवाज मारना चाहते थे, पर अब उसके मुंह से अब आवाज भी नहीं निकली और धीरे धीरे वो वहीं पर बेहोश हो गया। ये सारी बात बताने के बाद चिंटू अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखने लगा कि उनके पास शायद उसका कोई जवाब होगा, पर उसने उल्टा पाया कि अब कोई उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था और चिंटू जब सबसे पूछ रहा था कि क्या बात है तो बोल रहे थे, गांव जाने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये बोलने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। इसके बाद चिंटू जैसे ही गांव में आया तो उसने देखा कि हरीश के परिवार में मातम छाया हुआ था। जब उसे उस जगह के बारे में पता चला तो वो और ज्यादा हैरान और परेशान हो गया। उसे पता लगा बीती रात हरीश काम पर से घर आ रहा था और बीच रास्ते में ही उसे एक हार्ट अटैक आया और वो मर गया। अब क्योंकि चिंटू पहाड़ों में अपनी पेट्रोलिंग के लिए गया हुआ था इसीलिए उसे इस बारे में पता ही नहीं चला। तो लोग कहते हैं कि उस रात हरीश आखिरी बार अपने दोस्त को विदा देने के लिए आया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, पर आप इस पे कितना यकीन करते हैं वो मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताना।
मेरा नाम शिवम है और पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ, बट मेडिटेशन एवं कई और तरीकों से मैं किसी तरह से पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूँ। इसे आप ध्यान लगाना भी कह सकते हो। ये बात मुझे माननी पड़ेगी कि जो मेरा दोस्त है विशाल, उसे इस चीज़ में मेरे से कहीं ज़्यादा महारत ही प्राप्त है और वो पैरानॉर्मल चीज़ों के लिए मेरे से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को या फिर सुपर नेचुरल एंटिटी को वो काफ़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर पैरानॉर्मल की फील्ड में आगे बढ़ना है और इन्हीं चीज़ों में रिसर्च करनी है तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों को पहचान ही नहीं पाओगे तो उनके बारे में जानकारी कैसे जुटा पाओगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये खूबी पैदाइशी होती है या फिर जिन्हें हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं, और वहीं कुछ लोग हमारी तरह होते हैं जो कि इस खूबी को पाने के लिए कोशिश करते हैं और कई हद तक सफल भी होते हैं। अब अगर आप इन सब चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते हो तो वो बिल्कुल अलग बात हो गई है। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी किसी भी तरह की सक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ में कुछ भी नहीं करा। इवेंचुअली ये बस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। विशाल एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल लड़का था, बिल्कुल अच्छा भी नहीं, बट वो कम से कम मेरे से तो बेहतर था इन सब चीज़ों को सेंस करने में। एक्चुअली में वो एक लाइब्रेरी में काम करता था और वहाँ पर वो डेली सुबह के 11 साढ़े 11 बजे जाया करता था। अब जिस शहर में मैं रहता हूँ ये आंध्र प्रदेश का एक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। इसके अलावा उसकी जो लाइब्रेरी थी वो भी एक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली सड़क पर थी, जो कि अपने ट्रैफिक जाम्स के लिए पूरे शहर में फेमस थी। यहाँ मैं आपको किसी भी जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ। ये जिस सड़क पर ट्रैफिक जाम की बात हो रही है ये एक लंबी सी सीधी सड़क थी जो आगे जाकर एक हाईवे से मिलती थी, और इसी सड़क पर विशाल को लगभग कई मीलों तक चलना पड़ता था, जिसके बाद राइट टर्न लेने के बाद उसकी लाइब्रेरी आती थी। एक बार वीकेंड के समय पर मैं और विशाल ऐसे ही मिले थे और उस टाइम पर उसने मुझे बताया कि एक बार जब वो लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था तब उसे एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आई। उसने बताया इस तरह की चीज़ उसने कभी भी वहाँ पर फील नहीं करी थी और उसके बाद वो अपने घर आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मेरे से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करता था और मेरे से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी था, तो इन सब चीज़ों को कैच करने की शक्ति उसके अंदर मेरे से ज़्यादा थी। बट कम से कम इस बार मुझे लग रहा था कि ये उसकी बस इमेजिनेशन है, क्योंकि वो सड़क बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली थी, बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, और एटलीस्ट मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि ऐसी जगहों पर ऐसी पैरानॉर्मल शक्तियाँ पाई जाती हैं। बट मैं आपको यही बता दूं कि हाँ मैं बिल्कुल ही गलत था और इस बारे में मुझे भी आगे चल के रियलाइज़ हुआ। अगले 3-4 बार जब हम मिले तो विशाल ने फिर से उसी जगह के बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताया कि वो जब भी वहाँ से गुजरता है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। और उसके काफ़ी ज़्यादा बोलने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चल के वहाँ पर चेक करता हूँ। फ्री में बस वीकेंड पर ही होता था, तो उसी समय पर मैंने उसके साथ वहाँ पर जाने का फैसला करा। सैटरडे का वो दिन था और हम लोग धीरे धीरे उस सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। हम वहाँ पर मुड़ गए, बट इस बार विशाल को कुछ भी वहाँ पर फील नहीं हुआ और ना ही मुझे हुआ। संडे को भी हम इसी काम से वहाँ पर गए। पहली बार में हमें कुछ भी नहीं दिखा, बट वहाँ पर विशाल ने कहा कि एक बार फिर से लास्ट ट्राई करते हैं वहाँ पर चल के, क्या पता कुछ हो। और उस बार जब हम वहाँ से जा रहे थे तो चलते चलते ही एकदम से विशाल ने मेरे हाथ को पकड़ लिया कि मानो वो मुझे रोकना चाहता हो। जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैं समझ सकता था कि कुछ वहाँ पर बिल्कुल गलत था। वो किसी चीज़ से डरा हुआ था और कोई चीज़ वहाँ पर थी शायद जो कि उसे परेशान कर रही थी। हम लोग वहीं पर रुक गए और रोड के किनारे की तरफ आगे बढ़ने लगे। दोपहर के 12 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्री होने वाला था, बट इतने धूप में भी रोड पर अच्छी खासी भीड़ थी और कई सारे लोग थे। और ये चीज़ ऑब्वियस भी थी क्योंकि संडे था उस दिन। अब उस रोड पर जो कॉर्नर है वहाँ पर कुछ दुकानें हैं अलग अलग सामानों की, और उनमें से ज़्यादातर जो दुकानें थी वो लेदर वगैरह का सामान और कुछ कपड़े वगैरह की दुकानें हैं। वहाँ पर उस दुकान से थोड़ी दूर जाने के बाद विशाल रुक गया। हम सोच रहे थे कि हम आगे किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं था इस बात का। थोड़ी देर तक हम वहीं पर खड़े रहे
और उसके बाद एक दुकान पर ऐसे ही अंदर चले गए बिना किसी टारगेट के। वहाँ पर हमने नज़दीकी टी स्टॉल पर एक चाय पी और उसके बाद वापस जाने लगे। विशाल इस चीज़ के बारे में लॉजिकली नहीं सोच पा रहा था और ना ही वो अपने डर को पहचान पा रहा था, ना ही वो किसी चीज़ को पहचान पा रहा था कि आखिर उसे नेगेटिविटी कहाँ से महसूस हो रही है। इवेंचुअली मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था और मैं बस एक पागल की तरह महसूस कर रहा था जो कि दोपहर में वहाँ पर घूम रहा है। बट अंदर से मुझे पक्का पता था कि विशाल को ज़रूर कुछ न कुछ महसूस हुआ है और इसी वजह से मैं भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था। वेडनेसडे के दिन कुछ काम की वजह से मैं ऑफिस लेट जाने वाला था और इसीलिए हमने इस चीज़ को एक और ट्राई देने का सोचा। हमने सोचा था कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम इसे एक लास्ट बार संडे को ट्राई करेंगे, बट संडे तक बात नहीं जाने वाली थी। वेडनेसडे को जब हम वहाँ से निकले तो विशाल को एक बार फिर से वही फीलिंग आई। इस बार वो स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा डर सा गया। हम आगे बढ़ने लगे और अपने आसपास देखने लगे और तभी विशाल ने अपनी उंगली उन्हीं दुकानों में से एक की ओर करी और जब हमने उस दुकान की ओर देखा तो वहाँ पर बस एक आदमी खड़ा था जो कि उसके सामने लटकी हुई एक लेदर की बेल्ट को देख रहा था। विशाल ने फौरन उस आदमी को पहचान लिया और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी लाइब्रेरी का एक मेंबर था जिसने लाइब्रेरी की बुक्स तय समय से नहीं लौटाई हैं। विशाल भले ही एक सिंपल लड़का था बट वो अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड था और इसी वजह से उसे देखने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो शॉप के अंदर गया और उसके पास जाकर वो पीछे से तेजी से बोला, राठौर जी, 1 महीना होने को आ गया है। आपको पिछले महीने अपनी बुक्स लौटानी थी, शायद आप आए नहीं। अब वो आदमी था वो पीछे मुड़ा और विशाल को वो इस तरीके से देखने लगा मानो उसे जानता ही नहीं था। उस टाइम पर मुझे कुछ फील हुआ, ऐसा कि वहाँ पर कुछ गलत था। सडनली मेरे अंदर खून काफ़ी तेज़ी से दौड़ने लगा और मुझे डर लगने लगा। मेरे हाथ थोड़े ठंडे से हो गए और मैं कुछ फील कर पा रहा था। पता नहीं क्यों बट उस आदमी से मुझे कुछ तो अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके कपड़े बिल्कुल नॉर्मल थे और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा था, बट स्टिल उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें काफ़ी ज़्यादा गहराई हो और शायद वो कुछ बताना चाहती हो। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। अब कुत्तों की एक खास बात होती है कि उन लोगों पर जिन्हें वो नहीं जानते वो भौंकते हैं और जिन लोगों को वो जानते हैं उनके पास जाकर वो अपनी दुम हिलाते हैं, शायद खुशी दिखाने के लिए। बट फिर कुछ ऐसे कुत्ते भी आते हैं जिन्हें आपके होने या ना होने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता और वो आदमी बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट कर रहा था मानो उसे हम दोनों के वहाँ होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उस टाइम पर पता नहीं क्यों उसने मेरी ओर देखा और मानो मुझसे पूछ रहा था, मेरे सामने तुम लोग क्यों रुके हो, मुझे तुमसे क्या बोलना चाहिए। इसके तुरंत बाद वो आदमी अपने ही मन में कुछ बड़बड़ाया और हमारे सामने से सीधा चला गया। इस बार विशाल को कुछ भी गलत फील नहीं हुआ और वो बस गुस्सा था उस आदमी के ऊपर जिसने उसकी बुक्स नहीं लौटाई थी। बट उसी टाइम पर अंदर से मुझे फील हो रहा था कि वो जो भी चीज़ थी जो वहाँ से जा रही है शायद वो जिंदा नहीं है। उसके चलने को ढंग को देखकर लग रहा था कि मानो वो मशीन की तरह चल रहा हो और उसे नहीं पता हो कि वो क्या कर रहा है। विशाल को मैं खींचकर एक पास ही की चाय की दुकान पर ले गया और वहीं पर हम दोनों बैठ गए। मैं डर के मारे सच में थोड़ा सहम सा गया था और मुझे पता था कि मुझे फीवर होने वाला है। विशाल को कुछ भी समझ में नहीं आया बट फिर भी मैंने उसे लाइब्रेरी में जाने के लिए मना लिया और उससे कहा कि मिस्टर राठौर का नंबर निकाले और उन्हें फ़ोन करे। इसके बाद जो हुआ वो तो कल्पना से ही परे था। विशाल ने उनका नंबर निकाल लिया और उसके बाद उसने फ़ोन किया, बट उसके बाद जो उसे खबर मिली वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। हमें बताया गया कि मिस्टर जयदीप राठौर का पिछले ही महीने एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसी वक्त उनकी मौत हो गई थी। ये खबर हमें उनकी वाइफ से मिली थी और वो बुक्स के बारे में और कोई फालतू बात नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा क्योंकि विशाल ने ये वाली बात भी बोल दी थी कि हमने शायद उन्हें रोड पर देखा, तो उनकी वाइफ थोड़ा गुस्सा हो गई और उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया और रख दिया। अब ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में ले रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बेचैन हो रहा था। मैंने वो नंबर नोट कर लिया था। अगले दिन मैंने उस नंबर पे फिर से कॉल करा, बट मैंने इस बार अपनी पहचान बदल कर बताई।
मैंने बताया कि मैं उसी लाइब्रेरी का चेयरमैन हूँ जहाँ पर मिस्टर राठौर आते थे और वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेंबर थे और उन्होंने अपना काफ़ी समय यहाँ पर बिताया था। मैंने पहले उन्हें संतावना दी ताकि वो मेरे साथ खुलकर बात कर सके और तब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि मिस्टर राठौर ने एक काफ़ी ज़्यादा महंगी बेल्ट खरीदी थी। उसकी कीमत यही कोई 2500 रुपये की थी। उन्होंने कुछ पैसे एडवांस में दे दिए थे और वहाँ पर उन्होंने बोला था कि अगले दिन वो पूरी पेमेंट करके उस बेल्ट को वहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद वो लाइब्रेरी से होने के बाद वापस आ रहे थे। ये सारी बातें उसी दौरान उन्होंने कॉल करके उन्हें बताई थी और तभी चौराहे पर एक डंपर फुल स्पीड से आ रहा था और उसकी उनसे टक्कर हो गई। उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। जब मैंने बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात ये भी थी कि ये सब सैकड़ों की भीड़ में हुआ था, भरी दोपहर में हुआ था, बट किसी को भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा। और ये चीज़ इस बात को भी दर्शाती है कि हम लोग कितने ज़्यादा लापरवाह हैं और कितने ज़्यादा अपने ही उसमें खोए रहते हैं। इसके बाद जो चीज़ें हुई वो एक तरीके से मेरे फेलियर्स ही थे। सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इस चीज़ से कैसे डील करना चाहिए, बट एक बात पक्की थी कि शायद कोई चीज़ थी जो कि उस बेल्ट को वापस लेने के लिए वहाँ पर आ रही थी। वो बेल्ट जो कि मिस्टर राठौर के दिल के बहुत करीब थी, या फिर उस समय पर वो उनके दिमाग में चल रही थी जब वो मरने वाले थे। बट ये चीज़ थी वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, इसीलिए शायद मैं स्टार्टिंग से उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। बट मैं किसी तरह उन्हें हेल्प करना चाहता था। मैं वहाँ पर दोबारा गया उसी स्ट्रीट पर, बट इस बार मैं विशाल को लेकर नहीं गया। अपने डर को टालते हुए मैं वहाँ पर रुक गया और मैं उस शॉप के बाहर रुका रहा इस सोच में कि मिस्टर राठौर शायद वहाँ पर मुझे दिखेंगे। और वो वहाँ पर आए भी, बट मैं उनके आने का पता लगाने में नाकामयाब रहा। वो वहाँ पर आए बट मुझे पता ही नहीं चला कि वो किस दिशा से आए। मानो एकदम से वो मेरे सामने थे। बस वो बिल्कुल नॉर्मली चल रहे थे, इस तरीके से जैसा कि हम और आप चलते हैं। कुछ देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद वो वापस जाने लगे, बट सबसे अजीब बात ये थी कि उनके जाते टाइम भी सेम चीज़ हुई और मुझे पता ही नहीं लग पा रहा था कि वो आखिर कहाँ गए। इवेंचुअली मैं उस शॉप के अंदर गया, उसी बेल्ट शॉप के अंदर। वहाँ पर वो दुकानदार नहीं था और उसका बेटा उस टाइम पर वहाँ पर बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो उसने बताया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है हाइपरटेंशन की वजह से, जिसकी वजह ये थी कि पिछले कई दिनों से दुकान अच्छी नहीं चल रही थी और कस्टमर्स बहुत कम आते थे। मैंने उस लड़के से फिर वो बेल्ट खरीदने की बात कही जो कि मिस्टर राठौर खरीदना चाहते थे, बट उस लड़के ने ये कहकर मना कर दिया कि उस बेल्ट का एडवांस किसी ने पहले ही दे दिया है। इस टाइम तक पता नहीं क्यों बट मुझे फिर से फीवर महसूस होने लगा था। शाम होते होते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अगली सुबह भी मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट मैं फिर से वहाँ पर जाने की सोच रहा था और मैं वहाँ पर गया भी। थोड़ी देर बाद ही मुझे मिस्टर राठौर दिख गए। एक और बात जो मैंने नोटिस करी उस टाइम पर वो ये कि वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं था। आसपास की दुकानों पर इक्का दुक्का कस्टमर्स थे। उस दुकान में लोग बाहर से देखते और फिर आगे बढ़ जाते। इस बार मैं सीधा दुकान के अंदर गया और तब जो मैंने देखा उसे देखकर मैं काफ़ी हैरान था। मिस्टर राठौर उस दुकानदार से बातचीत कर रहे थे, उससे बेल्ट लेने की बात कर रहे थे। वो दुकानदार भी उनसे ऐसे बात कर रहा था कि मानो वो उनसे पहली बार मिल रहा हो और वो पहली बार ही ये सारी बातचीत कर रहे हो। फाइनली मिस्टर राठौर ने कुछ कैश दिया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी और उनसे बोलने की कोशिश करी कि मैं बाकी के पैसे देता हूँ, आप बेल्ट ले जाइए। इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो बाद में ये पैसे आप लाइब्रेरियन के पास दे सकते हो, मैं उसी का फ्रेंड हूँ। राठौर जी मेरी तरफ देखे बस एक सेकंड के लिए। उस टाइम पर उनकी आंखों में मानो एक तरह की शांति मुझे दिखाई दे रही थी, बट तब एकदम से उनके देखने का तरीका बिल्कुल बदल गया और ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहे हो। पता नहीं क्यों बट मुझे लग रहा था कि उनके अलावा भी कोई और चीज़ थी जो कि उनके साथ थी और वहाँ पर आई थी। उनके साथ वो जो भी शक्ति थी वो मैं फील तो कर पा रहा था, बट अजीब बात ये थी कि उस शक्ति की कोई फॉर्म नहीं थी जैसे कि वो थे, बट वो वहाँ पर थी और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। और सबसे बड़ी बात वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी। अगले एक पल में मिस्टर राठौर उस बेल्ट के बारे में कुछ बोले और सीधा मेरे सामने से जाने लगे।
एक बार फिर से मैं उनके पीछे गया, बट एक बार फिर से वो कहीं खो गए और मैं उनका पीछा नहीं कर पाया। मैं वहाँ से वापस आ गया क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ फीवर हो रहा था। इसके अलावा मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा है, मानो कोई मेरी छाती पर आकर बैठ गया हो। फाइनली मैंने फैसला करा कि मैं इस चीज़ के पीछे नहीं जाऊंगा। वो जो कुछ भी था और वहाँ पर जिस मकसद से भी आ रहा था, बट उसके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ थी, इतनी कि वो मुझे आराम से नुकसान पहुँचा सकता था। सबसे बड़ी बात, इन शक्तियों को वो दुकानदार और उसका बेटा महसूस कर पा रहा था और उनके साथ ही डेली हो रहा था, क्योंकि उस लड़के ने मुझसे बोला था कि उस बेल्ट का एडवांस उसी दिन दिया गया है। यानी कि ये घटना उनके साथ डेली होती थी और डेली उनकी मेमोरी मिट जाती थी। मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ का आखिर मकसद क्या था। इसी वजह से मैंने विशाल को भी इससे दूर रहने के लिए कहा। जैसे ही मैंने उस जगह पर जाना बंद करा, मेरा फीवर उतर गया था। मैं 2 दिन के अंदर ही नॉर्मल हो गया। इसके बाद मैंने उस जगह से गुजरना बंद कर दिया। लगभग 1 साल तक मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गया और उसके बाद जब फाइनली मेरी हिम्मत हुई और तब मैं जब वहाँ गया, तब मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर वो शॉप थी ही नहीं। उस शॉप की जगह पर वहाँ पर एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप थी। मुझे लगभग आइडिया था कि वहाँ पर क्या हुआ होगा, बट फिर भी मैंने उस नए दुकानदार से उस पुराने ओनर के बारे में पूछा। तब उसने बोला कि उनकी किस्मत तो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। वो जो ओनर था वो काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में एडमिट था और वहाँ पर ही उसकी मौत हो गई। इसके अलावा उसका जो बेटा था, उसकी ब्लैडर में कुछ दिक्कत हुई और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार था। इसके बाद उसका एक काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद वो जिंदा बच पाया। अब वो यहाँ पर नहीं रहते और वो इस दुकान को बेचकर चले गए हैं। इसके अलावा उसने भी बताया कि उनकी दुकान लास्ट के उस समय में बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। हालांकि इस सड़क पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी और यहाँ पर छोटी से छोटी दुकान अच्छी खासी चलती थी। इसके अलावा वो जो दुकान थी वो यहाँ पर काफ़ी समय से थी और काफ़ी बढ़िया चलती थी, बट आखिरी कुछ समय तक वो दुकान काफ़ी ज़्यादा घाटे में रही। मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर राठौर शायद अब वहाँ पर आते होंगे। आज भी जब मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर है। उस दुकान में वहाँ पर 2 एंटिटीज़ आती थी, जिनमें से एक थी मिस्टर राठौर की। मिस्टर राठौर जो कि शायद हर दिन वहाँ पर आकर अपने मरने वाले दिन को रिपीट करते थे और इसी वजह से उस दुकानदार और उसके बेटे की भी याददाश्त हर दिन गायब हो जाती थी। बट उनके अलावा उनके पीछे पीछे उनके साथ एक और शक्ति थी जो वहाँ पर आती थी और यही वो शक्ति थी जिसने शायद उस दुकानदार को मारा और उसके बेटे को बीमार करा, इवन उसकी दुकान को घाटा करवाया। बस इतना ही मैं समझ पाया कि वो जो भी चीज़ थी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और अगर मैं शायद वहाँ पर जाना बंद नहीं करता तो वो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह की हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो और आज की स्टोरीज पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।